वेलकम टू विजन पॉइंट। मैं सनी रजानी, आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। क्लास 11th में बेटा आज सेट थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चंस के बेसिस पे डिस्कशन करने के लिए आज आपके सामने हूँ। हम लोग ने सारा थ्योरी पार्ट कर लिया था बेटा। अब हम लोग का आज फाइनल लेक्चर बचा हुआ है क्वेश्चन डिस्कशन का, कि जो क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम या अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं सेट्स के, उनको डील कैसे किया जाता है। तो आज पूरा का पूरा फोकस जो रहेगा वो हमारा क्वेश्चंस को डील करने में रहेगा। हम आपको क्वेश्चन दोनों तरह से डील करना सिखाएंगे बेटा, एज अ फॉर्मुलेशन और एज अ वेन डायग्राम दोनों के। मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले हम फोकस करें वेन डायग्राम पे, वेन डायग्राम से ही करवाकर आपको हम फॉर्मुलेशन वाले पार्ट को सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे उसका यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चंस आपको बेटा वेबसाइट पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ये जितने भी क्वेश्चन क्लासरूम के रहते हैं बेटा, जो भी डिस्कशन होता है वो सारी की सारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन या आपको कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन क्लास के आखिरी में दे दी जाएगी। तो आप ध्यान रखा करिए, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई या मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए बेटा अच्छे से, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है, वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करना है और फॉर्मुलेशन के थ्रू कैसे करना है, दोनों पे ही हमको फोकस करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है बेटा, अपने पास 20 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के हैं, 30 स्टूडेंट्स फिजिक्स के हैं, और हमसे कहा गया है कि हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे अगर, पहली बात उसने बोली, 2 क्लास मीट्स एट द सेम आवर। एक्चुअली में बेटा प्रॉब्लम क्या है इसमें, लैंग्वेज को समझने की दिक्कत होती है। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, हम लोगों ने एक फॉर्मूले को, डायग्राम को बनाया, उसमें रखा, आंसर निकाल दिया। अब यहां पर इसने क्या किया, लैंग्वेज को पलट दिया। 2 क्लास मीट्स एट द सेम आवर का मतलब होता है कि दोनों क्लासेस एक ही टाइम पे चल रही हैं, दोनों क्लासेस की जो टाइमिंग है वो सेम है। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक क्लास 11th का स्टूडेंट एट द सेम टाइम फिजिक्स भी करना चाहे और केमिस्ट्री भी करना चाहे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो दोनों में से कोई एक क्लास कर सकता है, या तो वो फिजिक्स कर सकता है या तो वो केमिस्ट्री कर सकता है। तो इसका मतलब इस केस में कॉमन कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जब दोनों क्लासेस एक टाइम पे चलेंगी तो दोनों क्लासेस सेम टाइम पे होने पे कॉमन कभी कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती है। उसमें आपकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है, एट द सेम टाइम फिजिक्स अलग रूम में चले और केमिस्ट्री अलग रूम में चले। तो इस बात को अगर हम वेन डायग्राम से बताना चाहें तो उस वेन डायग्राम का मतलब ये होगा। और जैसा कि आपके सामने है चीजें बेटा, आपने कहा कि हमारे पास फिजिक्स वाले स्टूडेंट थे 30, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट थे 20, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो आपने कहा अगर हमको टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो इस हिसाब से बेटा 30 ये, 20 ये, 0 ये, यानी 50। यानी आपने कहा 0 इसलिए हमने बोला बिकॉज बेटा फोटो के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसमें कॉमन कुछ भी ना हो, वो डिसजॉइंट सेट है। तो आपने कहा दोनों क्लासेस अगर एक ही टाइम पे चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, और अगर कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो उस केस में जो आपका आंसर निकल के आएगा वो डिसजॉइंट सेट के हिसाब से NP यूनियन C इज इक्वल टू MP प्लस NC हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा 0 है। अच्छा, अब आप इसी में सोच के देखिए, अगर सपोज करिए टाइमिंग अलग अलग है, जैसे एक की टाइमिंग है बेटा 6 to 7 और दूसरे की टाइमिंग है 7 to 8, तो बच्चा कहेगा हम कंफर्टेबल हैं, हम दोनों का दोनों काम कर सकते हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, हम केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो दोनों सब्जेक्ट करना चाहें, तो वो कहेगा एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम दूसरी क्लास में चले जाएंगे। तो यही चीज़ अगर आपको बात समझे तो आपको शायद दूसरे वाले पार्ट में समझ में आ रही होगी। आपने कहा इफ 2 क्लास मीट्स एट द डिफरेंट आवर, डिफरेंट आवर का मतलब बेटा अलग अलग टाइमिंग है, एंड 10 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ कोर्सेज, मतलब 10 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों के दोनों में आ रहे हैं। तो आपने कहा इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इस वाले केस में जो इसका डायग्राम बनेगा, ये आ गया बेटा 10, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री। फिजिक्स में बेटा आपने कहा टोटल लोग थे 30, 10 यहां चले गए तो बचे 20,
केमिस्ट्री में बचे 10। अगर सिंपल काउंटिंग करनी है तो फॉर्मुलेशन हमें वेन डायग्राम कहता है कि आप सिंपल काउंट कर दीजिए, टोटल लोग 40 आ रहे हैं, 20 + 10 दैट कम्स आउट टू बी 40%। तो वेन डायग्राम ने हमको आंसर बता दिया। बट अगर हम इसी को फॉर्मुलेशन से करना चाहें तो फॉर्मुलेशन हमसे कैसे कहेगा, तो हमको फॉर्मुलेशन बोलेगा बेटा कि NP यूनियन C दैट इज NP + NC - NP इंटरसेक्शन C। तो NP मतलब कितना 30, NC मतलब कितना 20 और कॉमन में कितने बेटा 10। तो 30 + 20 - 10 दिस कम्स आउट टू बी 40। मतलब हमारा कहने का सेंस बेटा इतना सा था कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको पहले क्या करना है, वेन डायग्राम से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। उसी वेन डायग्राम में फॉर्मूला क्या सेट हो सकता है वो आपको देख के बता देना है। जैसे हमने फॉर्मूला बनाया बेटा, पहले वाले में बात समझ में आएगी। पहले वाले में हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 0 हो गया। दूसरे वाले में इंटरसेक्शन पार्ट 10 था तो उसी फॉर्मूले में फॉर्मूला वही यूज़ किया, वैल्यू अलग रखी, हमारे आंसर निकल के आ गए। तो इस तरीके से अगर 2 सेट का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप वेन डायग्राम प्लस फॉर्मुलेशन दोनों के थ्रू अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं 3 वाले पार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे कैसे पूछा जाता है और हमें क्या करना होता है। जैसे बेटा अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, मतलब 3 वाला तो नहीं, मगर ये है कि डबल वाले में कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत अच्छा है। इसका मतलब इसमें समझने लायक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें आप चीज़ों को देख के और समझ के अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं और डायरेक्टली आंसर भी कर सकते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, इफ A and B are 2 sets containing 12 and 27 elements respectively, what can be the minimum number of elements in। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है उसका मतलब है कि हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है वो हमारा यहाँ पर बेटा A इंटरसेक्शन B है। और दूसरा पूछा बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। एक्चुअली में लॉजिकली आपसे बात करें तो A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B में अगर इंटरसेक्शन अपने मिनिमम पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूनियन अपने मैक्सिमम पे होगा, और यूनियन अपने मैक्सिमम पे होगा तो इंटरसेक्शन अपने मिनिमम पे होगा। अब आपने कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप इस बात को, जैसे बेटा ये फॉर्मूला आपके सामने, अब आप खुद सोच के देखिए, Na है, Nb है और इंटरसेक्शन माइनस में है। माइनस वाली चीज जितनी ज्यादा होगी या आउटपुट उतना कम आएगा, और माइनस वाला पार्ट जितना कम होगा या आउटपुट उतना ज्यादा आएगा। मतलब क्लियर है बेटा, Na यूनियन B मैक्स, अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो वो मैक्स तब मिलेगा जब N इंटरसेक्शन B मिनिमम पे होगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ N इंटरसेक्शन B जो होती है बेटा वो 0 होती है, जैसे भी अपने डिसजॉइंट सेट में देखा। तो Na यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू बेटा Na + Nb। इसी में ही बेटा अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम का मतलब होता है बेटा कि A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। बना के दिखा देते हैं बेटा पहले, तो समझने में आसानी होगी। देखो बेटा, सेट A ये है, सेट B वो है, सेट B में 27 एलिमेंट है, सेट A में 12 एलिमेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट अगर सेट A में कॉमन हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट अगर आपके सेट A में कॉमन हो जाए तो उस केस में जो इंटरसेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। जब आप डायग्राम बनाते हैं कुछ एलिमेंट कॉमन का तो कुछ ही एलिमेंट कॉमन होंगे, मगर अगर सबसेट का पोर्शन है तो सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। तो जैसे जो अपना फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज Na + Nb - Na इंटरसेक्शन B। तो हमारा कहना है इस इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो सेट A के इक्वल है, तो ये और ये कैंसिल आउट, दिस कम्स आउट टू बी सेट B। तो दिस इज केस ऑफ मिनिमम एंड दिस इज केस ऑफ मैक्सिमम। अब आप खुद ही सोच के देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपका है बेटा उसके हिसाब से एक लाइन में आंसर आ जाएगा।
अगर हमसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी 0 हो जाएगी। और ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमसे अगर पूछा जाए तो वो डिसजॉइंट सेट होता है, यानी जो एलिमेंट आ जाएगा वो एक 12 और एक 27, दिस कम्स आउट टू बी 39 आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव बेटा यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये है कि कॉन्सेप्ट तुमको सिखाया जाए और चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए कि अगर तुम्हारे सामने इस टाइप के नए क्वेश्चन कभी आते हैं तो उनको डील कैसे करना होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें इस तरीके से डील करना है। देखो बेटा, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सेट्स माना जाता है और कॉम्पिटिटिव और स्कूल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा कहना है कि जो बच्चे कहीं और नहीं पढ़ रहे हैं या जो सिर्फ हम लोग का सेशन ही देख के करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करिएगा, कायदे से चीज़ों को देखिएगा कैसे चीज़ों को डील किया जाता है और चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे कैसे लिखना होता है, ये सारी बातों पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन अपने पास है अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। तो पहली एक लाइन पढ़ के हमको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास 3 गेम हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। आप याद करिए, हमने आपको जब सिखाया था तो हमने आपको समझाया था कि जब भी कभी हम ये पार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है जो तीनों में कॉमन होता है पहले वो, फिर 2 वाला और फिर सिंगल वाला। तो आपने कहा जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ओनली 3 men गॉट ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब कि 3 men ऐसे हैं जो सारे के सारे में आ रहे हैं, तो ये 3 हो गए। फिर आपने कहा हाउ मैनी रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। इस लाइन का मतलब क्या है ये समझिएगा। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का मतलब ये है एक्चुअली में ये कलर कोडिंग हम आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि हमको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएं कि एग्जैक्टली 2 और एटलीस्ट 2 दोनों में अंतर क्या होता है बेटा। तो आप देखिए, हमने एक येलो, एक रेड और एक ब्लू करके कॉम्बिनेशन आपको दिखाया है। इन 3 कॉम्बिनेशन में जो पोर्शन आपके सामने है वो ये बता रहा है कि ये एग्जैक्टली 2 है बेटा, एग्जैक्टली 2। अगर एटलीस्ट 2 बोलता तो जो बीच का 3 वाला पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता। तो हमको जो निकालना है पोर्शन बेटा, उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो एफ, बी और सी के जो कॉमन पोर्शन हैं, जो तीनों कॉमन पोर्शन है वो नहीं चाहिए, जो सिर्फ एग्जैक्टली 2 में आ रहे हैं वो हमको चाहिए। तो आपने कहा कैसे शुरू किया जाए, तो आपने कहा आपको याद है हमने 3 वाला फॉर्मूला पढ़ा था। दैट इज एन फुटबॉल, एन बास्केटबॉल, एन क्रिकेट माइनस एन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। हमने आपके सामने बेटा पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। अब बस डेटा के हिसाब से जो जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है उनको रखते हैं और जो नहीं दे रखी है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और कहाँ पे हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा बस उसका ध्यान रखिएगा। तो आपने कहा बेटा इसकी वैल्यू आती है, दिस इज 58, 38, 15, 20 माइनस ये बेटा हमको जो जो वैल्यू पता थी हमने उसको वहाँ पे लिख दिया है। तो आपने बोला 38, 50, 20 ये हो गई बेटा वैल्यू। 3 जो तीनों में कॉमन था वो वैल्यू हो गई हमारी। अब आपने कहा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया बेटा,
ये आ गया बेटा। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ गया ये। अब बात इतनी सी है बेटा कि जो हमारा आंसर आया है वो आंसर हमारा फाइनल आंसर नहीं है। आपने कहा क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए बेटा जो शेडेड पोर्शन डायग्राम में है उसके हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें ये वाला पोर्शन जो है नहीं आना चाहिए। जब हमने F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और F इंटरसेक्शन C आपके सामने लिखा हुआ है तो इस इंटरसेक्शन में हम देख रहे हैं कि जब हम पूरा इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तीनों को इंक्लूड करेगा। F इंटरसेक्शन B में भी आएगा, B इंटरसेक्शन C में भी आएगा, F इंटरसेक्शन C में भी आएगा। और अगर ये तीनों में निकल के आएगा तो आपने कहा तीनों में निकल के आने के कारण ये चीज हमारे पास 3-3 बार इंक्लूड हो जाएगी। तो हम आखिरी वर्डिंग लिख रहे हैं बेटा, एग्जैक्टली टू गेम्स में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जितना भी हमने आंसर निकाला है उसमें से बेटा इसको 3 बार माइनस कर दो। तो आपने कहा उसमें से अगर इसको 3 बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 3 है। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा वो आ गया 18 - 3 × 3। दिस कम्स आउट टू बी 18 - 9। दिस कम्स आउट टू बी 9। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सेट है बेटा। इसमें जो समझदारी वाली बातें थी आपके सामने हैं कि आपने आंसर्स तो निकाले मगर जो आंसर्स आपने निकाले हैं उसमें आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए यह आपको डायग्राम में देखना पड़ता है। जो हमने चीज़ें आपको बोली एग्जैक्टली टू वर्ड का मतलब क्या था, उसमें कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी उसको उसमें से एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमने बेटा एलिमिनेट कर दिया। फॉर्मुलेशन वेन डायग्राम दोनों के साथ आपके सामने क्वेश्चन था। रिप्रेजेंटेशन में इससे नीचे मत जाइएगा, जितना नीचे जाएंगे उतने मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। तो कोशिश करिएगा प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छा दिया जाए। नाउ ये एक बेटा अब एक्सक्लूसिव वेन डायग्राम पे सिखा रहे क्वेश्चन, मतलब अभी तक हमने आपको फॉर्मुलेशन पे दिखाया है, अब एक्सक्लूसिव वेन डायग्राम पे चीजें दिखा रहे हैं कि वेन डायग्राम से सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। तो आपने कहा पहली लाइन पढ़ी क्वेश्चन का, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। पहली लाइन में क्लियर हो गया कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है देखिए बेटा हमने 3 अलग अलग कलर से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आपने कहा यहाँ पर हो गया हमारा फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री और ये हो गया मैथ्स। अपने पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। अच्छा अब जैसा कि आपको हमने सिखाया था बेटा कि क्वेश्चन जब भी पढ़ा जाता है तो हमेशा उल्टे से रीड किया जाता है। उल्टे से रीड करने का मतलब होता है जो सबसे आखिरी की इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले और उसके बाद उल्टे करते हुए चीज़ों को लेते चले जाएंगे। तो आपने कहा ढूंढते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो हम अंडरलाइन करते चले, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा। पहली लाइन 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो आपने कहा यहां पे 3 लिख देते हैं। ये 3 बेटा। अब एक लाइन और पीछे आते हैं, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 लोग थे। तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के जो 4 लोग थे उसमें से 3 लोग तो इसमें चले गए, तो यहां पे बचे सिर्फ 1। फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 लोग थे, यहां पे आपके 3 लोग चले गए तो बचेंगे बेटा सिर्फ 1 आपके, मतलब टोटल मिला के 4 लोग थे, 3 तो इसमें इंक्लूड हो गए। और पीछे बेटा 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स में 9 लोग हैं। तो आपने कहा ये रहा मैथ ये रहा फिजिक्स, 9 लोग हैं, 3 यहां हो गए, 6 यहां आ जाएंगे बेटा। डन। और पीछे आइए, आपने कहा 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स केमिस्ट्री में 5 लोग थे, 3 ये, तो 2 यहां आ जाएंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे बेटा हम बनाते चले जा रहे हैं।
उसके बाद आपने कहा 2-2 वाले हो गए, अब सिंगल वाली बात करिए। 11 है टेकन केमिस्ट्री, तो आपने कहा डायग्राम देखिए केमिस्ट्री का, तो आपने कहा ये रहा केमिस्ट्री का डायग्राम। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 2 5 और 1 6, तो आपने कहा 11 लोग टोटल थे, 6 हो गए, तो आपने कहा यहां पे बचे 5। फिर आपने कहा 12 टेकन फिजिक्स, आपने कहा चलो फिजिक्स काउंट कर लेते हैं, 6 3 9 और 1 10, तो आपने कहा 12 थे, तो यहां बचे 2। मैथमेटिक्स में आपने कहा 15 है, तो आपने कहा 6 3 9 9 2 11 11 और 4 15। तो आपने कहा जितनी चीजें आपके पास है हमने उतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख दी। अब इस इंफॉर्मेशन से कैसे खेला जाता है आंसर्स के लिए बेटा, वो देखो। वेन डायग्राम से क्वेश्चन करने का जो मजा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन करने का जो मजा होता है बेटा, वो यही होता है कि एक बार आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना अच्छे से आ जाए तो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे उसका यूज किया जाता है। देखिए बेटा, आपने कहा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है ओनली केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री का गोला देखिए, और सिर्फ ओनली का मतलब जो बाहर का पोर्शन है केमिस्ट्री का, यानी ये है बेटा ओनली केमिस्ट्री। आपने कहा इसमें कितने लोग, तो आपने कहा इसमें 5 लोग, तो आपने बोला पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया 5। अब मेरे ख्याल से आप सेकंड और थर्ड पार्ट का भी आंसर दे सकते हैं। आपने कहा ओनली मैथमेटिक्स, तो आपने कहा ओनली मैथमेटिक्स अगर देखें तो आपने कहा आंसर 4। आपने कहा ओनली फिजिक्स, तो आपने कहा आंसर 2। आपने बोला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। इस बात को समझना बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आए बट मैथमेटिक्स में ना आए। फिजिक्स का गोला, केमिस्ट्री का गोला, दोनों में कॉमन 1, और मैथमेटिक्स में नहीं आया तो मैथमेटिक्स का पूरा येलो वाला गोला हटा दो बेटा। तो आपने कहा जो कॉमन पोर्शन में बचा वो सिर्फ 1, इसलिए बेटा इसका आंसर आपका 1। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, सेम कंसेप्ट। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के गोले को पकड़िए बेटा और केमिस्ट्री गोले को बाहर कर दीजिए। तो आपने बोला मैथमेटिक्स का लिया, फिजिक्स का लिया और इस वाले गोले को बाहर कर दिया, तो जो कॉमन पोर्शन बचा अपने पास वो 6 बेटा, इसलिए आंसर यहां पर 6। फिर आपने कहा बेटा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये बात समझने वाली है। इसका क्या मतलब है बेटा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में आए। तो आपने कहा सिंगल सब्जेक्ट की बात करें तो आपने कहा ओनली फिजिक्स में 2 लोग हैं, ओनली केमिस्ट्री में 5 लोग हैं, और ओनली मैथ्स में 4 लोग हैं। तो 5 4 9 और 2 11, यानी 11% ऐसे हैं जो बेटा हमारे सिंगल सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट का मतलब होता है कम से कम तीनों में से, मतलब कि एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कम से कम कोई एक सब्जेक्ट। कम से कम कोई एक सब्जेक्ट का मतलब हो गया 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको काउंट कर दो, सब हमारा आंसर है। तो आपने बोला 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 और 2 19, 19 और 4 21। यानी आपने कहा कि अगर हम फिर से एक बार काउंटिंग करके आपको दिखा दें सारी चीजों की, कहीं कोई आपसे मिसिंग ना हो बेटा। तो आपने बोला 5 2 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 4 23। यानी आपने कहा 23 लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं। आपने कहा टोटल जो हमको दे रखा था वो 25 था। अब लास्ट वाले पार्ट में पूछा है वो कुछ भी ना पढ़े, तो आपने कहा जब 23 लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं तो 25 अपने पास टोटल थे, तो ऑब्वियस ही बात है 2 लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। तो अगर 2 लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए आपने कहा आखिरी वाले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली वेन डायग्राम के थ्रू आप अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। सिर्फ वेन डायग्राम में करना चाहते हैं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करके चीजों का आंसर लिख दीजिए, तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जिन जिन स्कूलों में अलाउ कर दिया जाता है वहां आप इसमें डील कर लीजिए, जिनमें नहीं किया जाता उनके लिए हमने आपको फॉर्मुलेशन करा दिया है। तो बेसिकली जितना भी पार्ट सेट थ्योरी में होता है उस सेक्शन के हिसाब से जितनी भी चीजें अच्छे से अच्छी बन सकती थी वो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी हैं। आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको भेज सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो भी चीज चाहते हैं या जो भी चीज आपको पूछनी हो या जो भी डाउट रहता है तो हमारी वेबसाइट पे या हमारी जो फोन नंबर आपको दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। और अगर आपको मटेरियल से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए भी फोन कर सकते हैं हमको, जो भी चीज आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है बेटा। तो जो भी हमारा नंबर है बेटा आपका वो स्क्रीन पे आपके सामने है, जो साइट दे रखी है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। और
कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी हो आपकी, आप इस फोन नंबर पे पूछ सकते हैं या हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी जल्दी से जल्दी आंसर करने का हुए होगा हम आपको उसके थ्रू आंसर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा यही खत्म करते हैं, और दूसरा लेक्चर जो होगा सेट थ्योरी यहाँ पे आज फिनिश होता है बेटा। अगले लेक्चर में हम आपके पास एपी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है बच्चों की, वो कह रहे हैं कि सर हम लोग के स्कूल में एपी वाला पार्ट पूछा जा रहा है और हम लोग को अभी पढ़ाया नहीं गया है। तो हम चाहते हैं अगर आपको वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो हम सपोर्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर पे एपी के साथ स्टार्ट करते हैं और जितनी जल्दी से जल्दी आपका हो सकता है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।